नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। ये जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम हिस्ट्री का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे, ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 67 से जो है वो स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन से। इससे पहले आप जान लीजिए कि आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है या फिर कोई और एग्ज़ाम है, JVT हो गया, TGT हो गया, इन सभी एग्ज़ाम्स में आपकी डेफिनेटली हेल्प जो है यहाँ से होने वाली है। डेफिनेटली यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे घुमा फिरा कर पूछ ले गए, चाहे डायरेक्टली पूछ ले गए, क्वेश्चंस तो यही रहेंगे। अब जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चंस में क्या कितना घुमाएंगे क्वेश्चन को, या फिर जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पूछ लेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पूछ लेंगे। जब हम सारा ही यहाँ से कवर कर लेंगे तो आपका सारा सिलेबस जो है यहीं से कवर हो जाएगा, आपको चिंता करने की बात नहीं है। 67 में बोलते हैं विच दिल्ली सुल्तान एस्टेब्लाइज डिप्लोमेटिक रिलेशन विद चाइना। तो एक दिल्ली सुल्तान ऐसा हुआ जिसने चीन के साथ जो था वो राजनयिक संबंध स्थापित की। तो चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए गए थे किसके द्वारा? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। जलालुद्दीन खिलजी ने जो था वो क्या किया था, चीन के साथ ही एक अपने राजनयिक, आप डिप्लोमेटिक रिलेशन कह लीजिए, वो स्थापित कर लिए थे। जलालुद्दीन खिलजी इंपॉर्टेंट शासक था। क्यों इंपॉर्टेंट शासक था? क्योंकि इसने खिलजी वंश की स्थापना की थी। इसका पूरा नाम क्या था? इसका पूरा नाम था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। अगर हम जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के बारे में बात करें तो इसने चीन के साथ तो अपने संबंध स्थापित किए ही किए, इसके अलावा क्या इसके कार्यकाल के दौरान कुछ और भी हुआ? तो इसे जो था वो इसे उपाधि दी गई थी, शाइस्ता खान की उपाधि भी दी गई थी, और कैकू खान ने जो था वो इसे दिल्ली बुलाकर ये शाइस्ता खान की उपाधि जो था वो दी थी। बाद में चलकर कैकूबाद के द्वारा बनवाए गए किले में, या फिर महल कह लीजिए, जिसका नाम किलो खरी था, किलो खरी में ही जो था वो जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक जो था वो करवाया था। इसके अलावा खिलजी वंश में आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी भी हुए। अलाउद्दीन खिलजी को आपको ये भी पता है कि इसके कार्यकाल के दौरान चित्तौड़ का युद्ध हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने जो था वो काफ़ी अच्छे अच्छे सुधार किए, बाजार नीति को लेकर इसने सुधार किए। इसने जो गुप्तचर पद्धति होती है उसको भी जो था वो फिर से गठित किया था, और भी छोटी छोटी चीज़ें जो था वो इसके द्वारा की गई। यहाँ पर दिया गया है इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी के बारे में आपने क्या ध्यान रखना है कि इसके कार्यकाल के दौरान जो बाबर के साथ पहली लड़ाई इसकी हुई थी, जिसको पानीपत की पहली लड़ाई कहते हैं, वो हुई थी 1526 में। ये आपने ध्यान रखना है। और इसमें इब्राहिम लोधी की हार हो गई थी, और लोधी वंश का भी जो था वो समाप्त होने का समय आ गया इसके साथ ही। और आपने बलबन के बारे में ध्यान रखना है कि इसकी लौह एवं रक्त की नीति, जिसको पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन भी कहा गया, ये पॉलिसी जो था वो इसके कार्यकाल के दौरान आई। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप क्या ध्यान रख सकते हैं कि इसके कार्यकाल के दौरान एक यात्री आया था, इब्न बतूता। ये आपने ध्यान रखना है, ये मोरक्को का यात्री होता था जो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल के दौरान आया। तो ये चार की चार ऑप्शंस क्लियर हो गई। अब कितना अगर पूछ लेगा एग्जामिनर, कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन ही जाएगा कैसे ना कैसे कर 68 क्वेश्चन देखिए। बोलते हैं हु वर द मोस्ट पॉपुलर सूफीज। तो बोलते हैं कि इनमें से सबसे लोकप्रिय जो सूफी हुआ वो कौन हुआ। सबसे लोकप्रिय सूफी की अगर हम बात करें तो सबसे लोकप्रिय सूफी जो था वो इनमें से राबिन हुआ। राबिन, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। राबिन हुआ। इनको वर्ल्ड में अलग अलग नामों से जाना गया। कहाँ पर इन्हें जो था वो मिर्जा राबिया जाना गया, मतलब अलग अलग नाम थे। राबिन आप बस ध्यान रख लीजिए, ये मोस्ट पॉपुलर सूफी हुए। अगर हम सूफी की बात करें तो वर्ड सूफी जो है वो इस्लाम धर्म से जो है वो जुड़ा हुआ है। सूफी एक तरह से उसी को कहा जाता है जो सभी धर्मों का जो है वो सम्मान करता हो। और अगर हम सूफ़ी संप्रदाय के बारे में थोड़ा सा जानेंगे ना, तो सूफ़ी संप्रदाय भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है सूफ़ी संप्रदाय? इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अकबर की जो आईने अकबरी, एक अकबर से रिलेटेड किताब है जिसको अबुल फजल ने लिखा था। अबुल फजल ने लिखी आईने अकबरी, और आईने अकबरी ने यहाँ पर मेंशन किया कि भारत में जो सूफ़ी संप्रदाय है वो अलग अलग सिलसिलों में जो है वो बंटा हुआ है, और ये सिलसिले हैं 14। तो 14 सिलसिलों में जो है वो बंटा हुआ बताया गया है आईने अकबरी में अबुल फजल के द्वारा। सूफी परंपरा में जो है वो गुरु पीर और शिष्य मुरीद और उत्तराधिकारी वली होते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। और सूफी संत का जो निवास स्थान होता है जहाँ पर वो रहते हैं उसको जो है वो खानकाह कहा जाता है। खानकाह के नाम से जो है वो उसको जाना जाता है। तो ये आप सूफीज़ के बारे में सारा ध्यान रखिए, है ना। ये हमने सारा जान लिया। यहाँ से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं? अगले क्वेश्चन में पूछते हैं, बोलते हैं द डच फर्स्ट एस्टेब्लाइज देयर होल्ड इन इंडिया इन 1605 एट। तो बोलते हैं
डच ने 1605 में सबसे पहले भारत में अपना अधिकार जो था वो कहाँ पर स्थापित किया गया था। अगर हम बात करें डच की, तो आपको पता है सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, पुर्तगालियों के बाद डच आए। डच्चों ने अपना सबसे पहले जो 1605 में, आप कहिए कि 1605 में इन्होंने अपना अधिकार स्थापित किया, वो मसौलीपट्टनम में किया। कहाँ पर? मसौलीपट्टनम, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब मसौलीपट्टनम में तो इन्होंने शासन स्थापित कर लिया। कब किया? 1605 में किया। 1605 के बाद भी इन्होंने जो था वो अपने फैक्ट्रीज या कारखाने कह लीजिए अलग अलग जगह पर स्थापित किए। जैसे कि 1610 में ये पुलिकत चले गए, पुलिकत में जो था वो इन्होंने कारखाना स्थापित किया। सूरत यहाँ पर दिया गया है, सूरत में इन्होंने जो था वो 1616 में जो था वो स्थापित किए थे। कब? 1616 में इन्होंने सूरत में स्थापित किए। और उसके बाद भी ये पीछे नहीं रुके। 1645 में इन्होंने करिकाल, 1653 में इन्होंने चिंसूरा में जो था वो अपनी फैक्ट्रीज स्थापित की थी। चिंसूरा में जो डच किला था, डच किले को जो था वो गुस्तावुस फोर्ट कहा गया। गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जो था वो चिंसूरा के डच किले को जाना जाता है। और 1653 में यहाँ पर इन्होंने क्या किया था? यहाँ पर इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की थी। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। डच्चों ने, आपको पता है डच ने जो था वो किसको हराया था? पुर्तगालियों को जो था वो इन्होंने हराया था। फिर बाद में चलकर डच आए, डच से पहले पुर्तगाली आए, बाद में ब्रिटिश आए, डेन आए, फ्रांसीस आए, ये सारे लोग जो था वो आते रहे और भारत में शासन करते रहे आकर। परंतु जब डच्चों की बात हो रही है तो डच स्पेसिफिक रूप से जो व्यापार करते थे ना यहाँ पर आकर, तो स्पेसिफिक रूप से ये लोग सूती कपड़े का व्यापार यहाँ पर करते थे, सूती वस्त्र का व्यापार यहाँ पर करते थे। और ये जो मसौलीपट्टनम था, तो डच लोग जो था वो मसौलीपट्टनम से नील का निर्यात किया करते थे। नील तो आपको पता है ना, तो नील का निर्यात मसौलीपट्टनम से जो था वो इनके द्वारा किया जाता था। तो ये आपने काफ़ी डिटेल में डचीज़ के बारे में जान लिया, और भी जब मौका मिलेगा तो अलग अलग पोर्टुगीज़, फ्रांसीस, ब्रिटिश, डेन, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 बोलते हैं गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ। तो बोलते हैं गंधार जी कला की जो शैली है वो किसके कार्यकाल के दौरान में विकसित हुई थी। अगर हम गंधार कला शैली के बारे में बात करें तो गंधार कला शैली जो था वो किसके कार्यकाल के दौरान विकसित हुई थी? तो ये हुई थी कुषाण के कार्यकाल के दौरान। ऑप्शन डी सही आंसर है। कुषाणों के कार्यकाल के दौरान गंधार स्कूल जो था वो डेवलप हुआ था, विकसित हुआ था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अभी भी लास्ट टाइम किसी एग्जाम में पूछा गया था, उसको भी ध्यान रखिए। अगर हम कुषाण की बात करते हैं तो कुषाण जो थे, इनके जो राजा हुए, इनमें सर्वाधिक विख्यात जो सबसे फेमस जो कुषाण शासक हुए वो कनिष्क हुए। कनिष्क का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके माइंड में आ गया होगा, शक संवत, जो डेली हम डिस्कस करते हैं जब भी कुषाण की बात होती है। और दूसरा आपने ध्यान रखना है कि कुषाणों ने अपनी राजधानी मथुरा में भी बनाई थी, पेशावर में भी इनकी राजधानी थी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि चरक किसके शासन में जो था वो विद्वान हुआ करते थे। तो चरक हो गया, नागार्जुन हो गया और वसुमित्र हो गया, ये सब लोग जो था वो कनिष्क के कार्यकाल के दौरान जो था वो शासन जो था वो विद्वान हुआ करते थे। क्या कुषाण शासक में हर बार हम कनिष्क कनिष्क पढ़ते रहते हैं कि इसके अलावा कोई और नहीं था? इसके अलावा भी और थे। कुजुल कडफिसेस थे, विम कडफिसेस थे, हुविनिस्क थे, ये सारे जो था वो कुषाण शासन काल के दौरान हुए। तो उनके नाम भी आपने ध्यान रखने हैं। ज़रूरी नहीं कि एक ही हर बार आपसे पूछा जाए, कुछ भी पूछ ले जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 71 क्वेश्चन। 71 क्वेश्चन में बोलते हैं द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फाउट इन। तो हम अभी तो पहली लड़ाई की बात कर रहे थे पानीपत की, यहाँ पर दूसरी पूछ ली गई है। तो दूसरी जो लड़ाई हुई थी पानीपत की वो 1556 में हुई थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। पहली लड़ाई हुई थी कब? 1526 में। ये तो आपको पता है किसके बीच में हुई थी, इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी, और पानीपत और ये बाबर के साथ हुई थी। बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था। अच्छा, और ऑप्शंस यहाँ पर दी गई है क्या 1576 में भी कोई लड़ाई हुई थी? तो हल्दी घाटी की लड़ाई ये 1576 में हुई थी। और इसके अलावा भी क्या कोई और लड़ाइयाँ हुई पानीपत की? जैसे कि तीसरी लड़ाई है जो 1761 में हुई, ये 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई थी। पलासी और बक्सर की लड़ाई आप पढ़ते हैं तो पलासी की लड़ाई 1757 में हुई थी, बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। और भी क्या इसके अलावा इम्पोर्टेंट कोई लड़ाई है? तो लड़ाइयों में आप युद्ध याद रख सकते हैं जो अलग अलग युद्ध हुए, जैसे कि आप फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध की बात कर लीजिए जो कि 1775 में हुआ था। उसी तरह दूसरा जो एंग्लो मराठा वॉर हुआ वो 1803 में हुआ था।
उसी तरह तीसरा जो एंग्लो मराठा वॉर था वो 1817 में 1817 में जो था वो हुआ था। तो इस तरह से ये हुए। पहला जो एंग्लो मराठा हुआ वो 1775 में हुआ, दूसरा जो हुआ वो 1803 में हुआ, और तीसरा जो हुआ वो हुआ 1817 में। तो ये भी आप ध्यान रख लीजिए, ये नई चीज़ आपने यहाँ से जान लिया आज। 72 क्वेश्चन नंबर देखिए, बोलते हैं क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया इन। तो बोलते हैं क्रिप्स मिशन ने कौन से वर्ष में भारत का दौरा किया था। अगर हम क्रिप्स मिशन की बात करते हैं ना, तो क्रिप्स मिशन ने जो था वो 1942 में इन्होंने भारत का दौरा किया था। अच्छा, क्रिप्स मिशन हम पढ़ते रहते हैं ना, ये क्रिप्स मिशन था 1942 में इसने विजिट किया। आप पहले तो एक बात ध्यान रखिए कि 1942 में ही क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था, वो आपको पता है। अभी कुछ लोग नायब तहसीलदार मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग जो हैं वो तैयारी कर रहे होंगे एचएस मेंस की, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आने वाले अलाइड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये क्रिप्स मिशन इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि इस क्रिप्स मिशन को क्यों भेजा गया था, पूछा जा सकता है कि इसका मेन प्रपोजल क्या था। तो क्रिप्स मिशन भेजने का मुख्य उद्देश्य ये था कि आप एक तरह से कह लीजिए कि ये एक प्रपोजल था इंडिया के लिए कि आप हमारी सहायता कीजिए, जो उस टाइम वॉर हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसमें आप हमारी सहायता कीजिए। तो ये एक प्रपोजल आप समझिए कि इसीलिए भेजा गया था ताकि इंडिया की सहायता प्राप्त की जा सके। तो आपने बहुत बार क्रिप्स मिशन पढ़ा होगा ना, परंतु इसके प्रपोजल को आपने इग्नोर कर दिया होगा। एक बार सुन लीजिए ध्यान से, अगर तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, डेफिनेटली हेल्प करेगा एग्जाम में। इसके अंतर्गत क्या कहा गया था, इसके अंतर्गत कहा गया था कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है उसके बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस जो है वो दे दिया जाएगा, और भारत किसी भी घरेलू या फिर किसी भी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं रहेगा। भारत की इच्छा होगी, वो अपनी इच्छा के अनुसार जो है वो ब्रिटिश राष्ट्रों के साथ जो है अपने संबंध जो है वो बना सकेगा। ये बात पहली कही गई थी। दूसरी बात कही गई थी कि कोई भी देसी रियासत या फिर कोई भी प्रांत उस टाइम ऐसा है जो संघ में शामिल नहीं होना चाहता, जो संघ बनाया जाएगा यानी कि भारत में शामिल नहीं होना चाहता, तो उसे इस बात की इजाज़त होगी कि वो अपना अलग से जो है वो संविधान बना सके। इस बात की अनुमति उसको दी जाएगी, और इस दौरान भारत में जो रक्षा की जिम्मेदारी होगी वो ब्रिटिश सरकार की ही रहेगी। देखो चालाकी देखो कि ब्रिटिश सरकार की ही जिम्मेवारी रक्षा की रहने वाली है, और गवर्नर जनरल की शक्तियाँ जो हैं वो यथावत रहेंगी, उनमें चेंजेस नहीं होंगे। और इन्होंने एक और बात कही कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, जो यहाँ पर राज कर रही थी, वो उस टाइम ये भी ध्यान रखेगी कि संविधान जो बनाया जा रहा है उसमें जो है वो कोई भी धार्मिक अल्पसंख्यकों को या फिर नस्ल के आधार पर जो है प्रताड़ित ना किया जाए, या मतलब आप ये कह लीजिए कि उनकी रक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान भी जो हैं वो किए जाएंगे, ये भी इन्होंने कह दिया। और इन्होंने कहा कि भारत किसी के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अपने संबंध बनाने पर जो है उस स्वतंत्र होगा, जिसके साथ उसका मन है उसके साथ अपने संबंध बना ले। तो ये सारी चीज़ें जो था वो यहाँ पर कही गई ही थी, और ये सब यहाँ से हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु हैज़ द फाइनल राइट टू सैंक्शन द एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक मनी इन इंडिया। तो बोलते हैं भारत में लोक धन के खर्च की स्वीकृति का अंतिम अधिकार किसके पास है। पॉलिटी का क्वेश्चन है, पर बहरहाल हम डिस्कस कर लेते हैं, जब पढ़ लिया है हमने क्वेश्चन। तो भारत में जो लोक धन के खर्च की स्वीकृति का अंतिम अधिकार है वो दिया गया है प्रेसिडेंट के पास। क्वेश्चन नंबर 73 का जो है वो ऑप्शन ए सही रहने वाला है। प्रेसिडेंट के पास ये फाइनल राइट दिया गया है एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ब्रह्मो समाज वॉज फाउंडेड बाय। तो ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी। हम इस क्वेश्चन को देखो, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सभी को आता भी है आपको, परंतु काफ़ी टाइम से हमने भी रिवाइज नहीं किया है। इसका सही आंसर होगा राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ब्रह्मो समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। पहला ही क्वेश्चन जो बन जाएगा वो क्या बनेगा यहाँ पर कि ब्रह्मो समाज की स्थापना जो था वो राजा राम मोहन रॉय ने कब की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने की थी, और कलकत्ता में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। राजा राम मोहन रॉय का नाम बहुत ही फेमस है, इनके बारे में आपने ध्यान रखना है कि इन्होंने जो था, इन राजा राम मोहन रॉय ने जो था वो बंगला भाषा में जो था वो संवाद कौमुदी का प्रकाशन जो था वो किया, ये आपने ध्यान रखना है। और इनके बारे में ध्यान रखना है आपने कि इन्होंने सती प्रथा को लेकर अपनी आवाज़ उठाई थी, और इन्हीं के ही प्रयत्नों के द्वारा 1829 में सती प्रथा को जो था वो एक निषेध कानून जो था वो बना दिया गया था। इन्होंने डेविड हेयर के सहयोग से जो था वो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना भी जो था वो की थी, ये आपने ध्यान रखना है कि कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने डेविड हेयर की सहायता से की।
और 1822 में इन्होंने फारसी भाषा में मिरात उल अखबार का प्रकाशन भी जो था वो किया था। अच्छा, क्या जब राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु हो गई तो इनके बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ने जो था वो 1843 में ब्रह्म समाज का नेतृत्व जो था वो प्रदान किया था। मतलब उसके बाद इन्होंने ब्रह्म समाज को लीड करना स्टार्ट किया। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में जो था वो दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। 1875 आपने ज़रूर ध्यान रखना है। और ये 1828 हो गया, 1875 हो गया। ये दोनों डेज आपने ध्यान रखने हैं, दोनों ईयर्स आपने ध्यान रखने हैं। रामकृष्ण मिशन आप पढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। इन्होंने 1897 में जो था वो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो था वो की थी। तो ये रामकृष्ण मिशन के बारे में हो गया। दयानंद सरस्वती, इन सभी के बारे में ध्यान रखिए। 150 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं फ्री हिंदुस्तान वॉज वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फ्री हिंदुस्तान जो था वो किसका वर्क था, ये किसकी कृति थी? तो अगर हम फ्री हिंदुस्तान की बात करें तो ये थी तारकनाथ दास की। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। इनके बारे में ध्यान रखिए कि 1905 में तारकनाथ दास जो था वो जापान चले गए थे और उसी के बाद एक वर्ष के बाद जो था ये तारक ब्रह्मचारी के नाम से जो था वो निर्वासन यहाँ पर करते रहे एक वर्ष तक। और उसके बाद ये सैन फ्रांसिस्को चले गए, यूएस चले गए। उसके बाद वहाँ पर इन्होंने ये फ्री हिंदुस्तान नामक पत्रिका को जो था वो लॉन्च किया। इन्होंने जो था वो कैलिफोर्निया में भी जो था वो इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना जो था वो की थी। और संयुक्त राज्य अमेरिका में इन्होंने गदर पार्टी आंदोलन के आयोजन में भी जो था वो लाला हरदयाल जी की जो था वो सहायता की थी। तो ये काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी थी। बहरहाल किताबों में आप इनके बारे में बहुत कम पढ़ते हैं, परंतु ये इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है जब हम बात करते हैं मॉडर्न इंडिया की। ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन 1907 में कैलिफोर्निया में किया गया था, इस लीग की स्थापना पांडुरंग खान खोजे के द्वारा और तारकनाथ दास, इन दोनों के द्वारा जो था वो की गई थी। ये जो फ्री हिंदुस्तान नाम से इन्होंने पत्रिका लॉन्च की, इसको जो था वो अंग्रेजी में भी और गुरुमुखी के संस्करण में भी जो था वो लॉन्च किया गया था। अंग्रेजी और गुरुमुखी इन दोनों में ही इसको लॉन्च किया गया। तो ये सब आप यहाँ से याद रखें। अगला क्वेश्चन है आपके पास 151 क्वेश्चन। 151 क्वेश्चन में बोलते हैं निखिल घोष इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो बोलते हैं निखिल घोष किस संगीत वाद्य से संबंधित है। इनका नाम भी आपने एग्जाम में देखा होगा। ये तबला से जो है वो संबंध रखते हैं। ऑप्शन सी, तबला जो था ये इंस्ट्रूमेंट है, इसको जो था ये बजाते थे, इससे ये संबंधित है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या तबला से और भी कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो जुड़ी हुई हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, तो ध्यान रखिए कि तबला से जो है वो एक तो जाकिर हुसैन जुड़े हुए हैं, इसी के साथ जो है वो निखिल घोष हैं, अल्लाह राखा खान भी जो है वो उसके साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम इसी तरह फ्लूट की यानी कि बांसुरी की बात कर लें तो बांसुरी के साथ पन्ना लाल घोष का नाम आप कैसे भूल सकते हैं, हरि प्रसाद चौरसिया का नाम आप कैसे भूल सकते हैं। और जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो सरूद एक इंस्ट्रूमेंट होता है। सरूद इंस्ट्रूमेंट के जो इसके प्लेयर थे वो कौन कौन थे, उसमें जो था वो अमजद अली खान आ जाते हैं, उसमें ही जो है वो अली अकबर खान आ जाते हैं, बहादुर खान आ जाते हैं, शरण रानी आ जाती है। तो ये सारे थे, और भी बहुत होंगे परंतु जो इम्पोर्टेंट है वो हम कवर कर रहे हैं। एक नाम आप बहुत बार सुनते हैं, बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान जो है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप कमेंट करके जल्दी से अपना आंसर बता दीजिए कि बिस्मिल्लाह खान जो है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। और हमने पिछले कल पढ़ा था कि हम कौन सा प्लेनेट ऐसा है जिसके लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट है। तो जुपिटर पहले होता था, अब सैचुरन ने उसका स्थान ले लिया। तो सैचुरन आपने ध्यान रखना है कि सैचुरन के जो है वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट हैं। ठीक है, ये आप ज़रूर ध्यान रख लें, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं आपको होना चाहिए। क्लैरिफाई क्वेश्चन करना था, वो हो गया, तो इसको ध्यान रखें अब। और इम्पॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन आज देख लेते हैं वीडियो के लास्ट में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन हमारे पास हैं। पहले बोलते हैं महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। तो महोत्सव का संधि विच्छेद जो है वो महा प्लस उत्सव जो है वो होगा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, महा प्लस उत्सव इसका संधि विच्छेद है। नेत्रहीन में कौन सा समास है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि नेत्रहीन में जो है जो समास आता है वो समास है तत्पुरुष समास। अच्छा, यथाशक्ति में कौन सा समास आता है वो आप कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है विश्वास का विशेषण क्या है। विश्वास का जो विशेषण होगा वो विश्वस्त होगा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है।
दिन का पर्यायवाची क्या होता है? दिन का पर्यायवाची जो है वो वासर होता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्या दिन का कोई और भी पर्यायवाची होता है? तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा माइंड जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है वो आपकी हो जाएगी। और अगर आप अभी तक भी हमारे साथ टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, क्योंकि आने वाली सारी इंपॉर्टेंट जानकारी किसी भी एग्जाम से रिलेटेड वहाँ पर आपको दे दी जाएंगी। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।